Assalamualaikum students, very good morning to all of you. Yesterday I discussed the battle of Plassey and battle of Buxar with you, and today I am going to teach you next topic of the chapter. So let's start. एक्सपांसन ऑफ द कंपनी रूल, यानी कि कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कैसे एक्सपांड यानी कि कैसे बढ़ा, उन लोगों ने कैसे हमारे देश के अंदर धीरे धीरे अपने पावर को बढ़ाया. द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773 AD, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज made the Governor General, and all the trade and policy activities of the company were brought under his डायरेक्ट कंट्रोल. यानी कि हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे उन लोगों ने 1773 में एक एक्ट पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट. और इस एक्ट में क्या था स्टूडेंट्स की गवर्नर ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का जो भी गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बनाया गया. किसका गवर्नर जनरल बनाया गया? तो उसे गवर्नर जनरल बनाया गया, यानी कि बंगाल का जो भी गवर्नर होगा वो गवर्नर जनरल होगा. और उसे क्या काम करना होगा? तो उसे ट्रेड यानी व्यापार और पॉलिटिकल जो भी एक्टिविटीज़ है कंपनी की वो उसके कंट्रोल में रहेगी, यानी उसे वो सब संभालना होगा. द मुंबई मद्रास गवर्नर एंड हिज काउंसिल वर ब्रॉट अंडर हिम. थस वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो मुंबई और मद्रास के जो भी गवर्नर है और उसकी जो काउंसिल है वो उसके कंट्रोल में रहेगी. किसके? जो बंगाल का गवर्नर होगा, जिसे गवर्नर जनरल बनाया जाएगा. तो इस एक्ट के हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग्स को वॉरेन हेस्टिंग्स को इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया गया. ड्यूरिंग हिज टेनर यानी कि टाइम पीरियड, यानी वो जितने टाइम तक गवर्नर जनरल रहा. द फर्स्ट मराठा वॉर एंड द सेकंड मैसूर वॉर विथ हैदर अली ऑफ मैसूर वॉज वैग्ड. तो इसके टाइम के दौरान पहली एक मराठा वॉर और दूसरी मैसूर वॉर. मैसूर का जो राजा था हैदर अली नवाब जो था उसके साथ वॉरेन हेस्टिंग की दो लड़ाइयाँ हुई थी, एक मराठा वॉर दूसरी मैसूर वॉर. द प्रॉब्लम फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज बिकॉज इट हैड टू फेस बोथ द पावर सिमल्टेनियसली. तो स्टूडेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रॉब्लम कहाँ पे हुई कि उसे दोनों पावर एक ही साथ में सिमल्टेनियसली यानी साथ ही दोनों उनके जो पावर था उसे एक ही साथ दोनों को चलाना था. तो इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी. कॉर्नवालिस टुक ओवर एज गवर्नर जनरल आफ्टर वॉरेन हेस्टिंग. तो वॉरेन हेस्टिंग के बाद फिर कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया. ड्यूरिंग द टेनर ऑफ कॉर्नवालिस द थर्ड मैसूर वॉर टुक प्लेस विद टीपू सुल्तान. और कॉर्नवालिस के साथ टीपू सुल्तान की थर्ड लड़ाई हुई थी, यानी कि दो तो ऑलरेडी वॉरेन हेस्टिंग के साथ हो गई थी हैदर अली की. ये तीसरी मराठा वॉर जो थी मैसूर वॉर जो थी वो कॉर्नवालिस के साथ हुई टीपू सुल्तान की. फेमसली नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर, और उसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं. किसे टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं? तो टीपू सुल्तान को. तो टीपू सुल्तान की थर्ड मैसूर वॉर कॉर्नवालिस के साथ हुई जिसे टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है. द कंपनी हैड टू जॉइन हैंड्स विद द मराठास एंड द निज़ाम टू डिफीट द टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान स्टूडेंट्स इतना स्ट्रॉन्ग था कि कंपनी को मालूम था कि हम उसे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने मराठास और निज़ाम के साथ अपने हाथ मिला लिए, यानी इन दोनों को अपनी तरफ कर लिया. और ये दोनों उनकी तरफ हो गए, मतलब उनकी आर्मी भी उनकी तरफ हो गई, तो अंग्रेज़ों की आर्मी बढ़ गई. तो इन तीनों ने मिलके यानी कि निज़ाम, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों एक साथ हो गए और टीपू सुल्तान के साथ लड़ाई की. टीपू कुड नॉट विन अगेंस्ट द कंबाइंड फोर्स. कंबाइंड यानी कि जॉइंट, यानी ये तीनों जॉइंट हो गए थे ना, इसलिए टीपू सुल्तान अकेला था और उसकी आर्मी. तो टीपू सुल्तान जो है वो इस कंबाइंड फोर्स को, कंबाइंड आर्मी को हरा नहीं पाया, उसके साथ लड़ नहीं पाया और हैड टू एक्सेप्ट द ट्रीटी. और एंड में उसे ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी. ट्रीटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? तो आपको मालूम होगा कि पहले के टाइम में जब ऐसे दो राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती थी तो जो राजा हार जाता था उसे जो जीता हुआ राजा है वो जो कुछ भी कहे वो करना होता था, जो कुछ भी मांगे
वो जो पैसे मांगे, जो ज़मीन जायदाद जो कुछ भी मांगे वो देना पड़ता था, यानी वो जो कहे वो करना पड़ता था, उसे ट्रीटी कहते हैं। अगर हम कहें शॉर्ट में तो एग्रीमेंट। आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन सॉर बिकेम द गवर्नर जनरल। अब कॉर्नवालिस के बाद तीसरा गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था सर जॉन सॉर। ड्यू टू सम रिजिड पॉलिसीज एंड अडॉप्टेड बाय हिम ईस्ट इंडिया कंपनीज फेम डिक्लाइन एंड मराठास बिकेम स्ट्रॉन्गर। तो ये जो सर जॉन सॉर था वो कैसा था कि उसने जो पॉलिसीज़ बनाई थी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड थी, यानी बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। तो इसी की वजह से धीरे धीरे क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वैल्यू थी इंडिया के अंदर, जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा और मराठास जो थे वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा कंपनी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने लगे। सो गवर्नर जनरल वेलेस्ली हु केम आफ्टर जॉन सॉर गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग कंपनी सुप्रीम इन इंडिया। तो इसी की वजह से सर जॉन सर को गवर्नर जनरल से निकाल दिया और उसके बाद वेलेस्ली गवर्नर जनरल बना। और वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बना तो उसके सिर के ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वैल्यू इंडिया के अंदर कम हो गई है, जो पावर कम हो गया है, उसे फिर से आगे बढ़ाए, फिर से पावरफुल से बनाए। फॉर दिस वेलेस्ली इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। और अपने कंपनी का पावर बढ़ाने के लिए, कंपनी को आगे ले जाने के लिए वेलेस्ली ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था और जो कुछ भी मतलब लॉन्ग आंसर जो है वो आता है। तो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम आपको खास याद रखना है। द कंडीशन ऑफ द सिस्टम एंड द स्टेट्स एडॉप्टेड अंडर दिस आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे हमें जो नीचे बॉक्स में दिया गया है कि इस सिस्टम की टर्म एंड कंडीशंस क्या थी, यानी कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन थे और किस किस राज्य ने, किस किस राजा ने इसे एडॉप्ट किया था, यानी फॉलो किया था। तो स्टूडेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, क्या कंडीशंस थी, क्या शर्तें थी। तो पहली है कि द आर्मी ट्रेंड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टेट दैट एक्सेप्ट द सिस्टम। यानी जो भी राज्य इस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आर्मी दी जाएगी, वो भी ट्रेन की हुई, यानी कि ट्रेन की हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी इस राज्य को दी जाएगी प्रोटेक्शन के लिए। सेकंड है इन रिटर्न स्टेट एक्सेप्टिंग द सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी और गिव अवे इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। सेकंड शर्त ये थी कि कंपनी जो आर्मी उस राज्य को देगी, जो राज्य इस सिस्टम को फॉलो करेगा, उसे इसके बदले में क्या देना होगा, या तो कोई इनकम देनी होगी क्योंकि आर्मी को खर्च करने के लिए पैसे तो चाहिए, तो उस राजा को, उस राज्य के राजा को या तो वो पैसे देने पड़ेंगे या तो फिर कोई भी प्रोविंसेस, यानी कि कोई भी अपनी जगह, अपने राज्य देना होगा, या तो फिर उससे रिलेटेड इनकम देनी होगी, उससे कंपैरिजन की इनकम देनी होगी ब्रिटिशर्स को। Without the permission of the company, state will not wage war or sign treaty with other state। और जो भी राज्य इस ट्रीटी को फॉलो करेगा, या इस सिस्टम को फॉलो करेगा, उसे ये इजाज़त नहीं है वो किसी और राजा के साथ युद्ध कर सके या फिर ट्रीटी साइन कर सके। अगर किसी और राजा के साथ युद्ध करना हो या ट्रीटी साइन करना हो तो उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेनी होगी। फोर्थ है देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। और जो भी राज्य इसे फॉलो करेगा, इस सिस्टम को, उसकी असेंबली में यानी उसके दरबार में उस राज्य के अंदर एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव हो गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट करता हुआ एक उनकी तरफ से एक आदमी वहाँ पे रखा जाएगा। अदर फॉरेनर्स नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। दूसरे जो भी फॉरेनर है यानी दूसरे देशों के जो लोग हैं वो उस राज्य के अंदर काम नहीं कर सकते हैं, उसके दरबार में, उस राज्य के दरबार में, उसकी गवर्नमेंट में काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही आदमी होना चाहिए। तो ये थी स्टूडेंट्स टर्म एंड कंडीशन सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम की। अब कौन से राज्य ने या फिर कौन से राजा ने उसको एडॉप्ट किया था, तो पहला है निज़ाम, फिर है माइसोर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोसले और होलकर। इन लोगों ने इस सिस्टम को एक्सेप्ट किया था। दिस सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ना,
सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इज़ लाइक स्वीट पॉइजन। ऐसा सेंटेंस रख के भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एग्जाम में आता है कि सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इज़ लाइक स्वीट पॉइजन, एक्सप्लेन, यानी उसे समझाइए कि वो स्वीट पॉइजन क्यों है, यानी मीठा जहर की तरफ क्यों, उसे मीठा जहर क्यों कहा गया है। बाय द इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम वेलेस्ली एनेक्स्ड मैनी प्रोविंसेस एंड एक्सपांडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इस सिस्टम को एडॉप्ट करके, इम्प्लीमेंट करके वेलेस्ली ने क्या किया, इंडिया के बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल बढ़ा दिया। Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. For declining the alliance system, the company, with support from Nizam, attacked Mysore in 1799. तो धीरे धीरे एक एक करके सभी राज्य इस सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे थे। तो वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान से भी कहा कि तुम भी इसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान ने साफ मना कर दिया कि मैं इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो इसको मनाने के लिए वेलेस्ली ने क्या किया, निज़ाम की मदद ली और निज़ाम की मदद लेकर मैसूर के ऊपर, यानी कि टीपू सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया 1799 में। ड्यूरिंग दिस फोर्थ मैसूर वॉर, ये चौथी मैसूर वॉर थी। क्यों, हमने आगे देखा कि ऑलरेडी 3 तो हो चुकी थी, ये चौथी मैसूर वॉर थी। टीपू लॉस्ट हिज लाइफ वाइल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। और इस चौथी वॉर के अंदर स्टूडेंट्स एंड में टीपू सुल्तान लड़ते लड़ते वहाँ पे मर गए, यानी शहीद हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक, सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम का टॉपिक, और कौन कौन से गवर्नर जनरल इंडिया में 1 बाय 1 आए, उन्होंने कैसे कैसे इंडिया के अंदर कब्जा करना स्टार्ट किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आई विल कंटिन्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी